नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे रीजनिंग का वेन डायग्राम। उसमें हमने फर्स्ट टाइप किया था लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं उसी टॉपिक का, जिसका नाम है वेन डायग्राम। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें रिलेशन बताना होता था वृत्तों के माध्यम से, लेकिन इसमें हमें वृत्त भी दे सकते हैं, ट्रायंगल भी दे सकते हैं और स्क्वायर भी दे सकते हैं, रेक्टेंगल भी दे सकते हैं। और ये सभी आकृतियां मिक्सअप होती हैं। इनमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं या फिर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं। उसके माध्यम से हमें इनका आंसर देना होता है, इनके बीच संबंध ज्ञात करना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया, इसको आसानी से समझने के लिए हमने क्वेश्चन लिया है। पहले हम इसको फिल करेंगे कि फिल कैसे करना है इसको, उसके बाद में क्वेश्चनों पर आएंगे। तो फर्स्ट में हमें दे रखा है कि केवल गणित। अब यहां देखिए, आपको पहले समझना है क्या, ये जो भाग है जो किसी स्क्वायर के साथ या किसी रेक्टेंगल के साथ नहीं है, ये भाग केवल गणित को दर्शाता है। ये भाग केवल गणित के लिए है। अब इस स्क्वायर की बात करें तो इस स्क्वायर में जो भाग स्क्वायर की अगर बात करें, जो भाग सर्कल में या फिर रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है, वो भाग जो होगा वो केवल अंग्रेजी के लिए होगा, केवल अंग्रेजी के लिए होगा। वैसे इस रेक्टेंगल की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो इस त्रिभुज का वो भाग जो स्क्वायर में और इस सर्कल में नहीं आ रहा है, वो केवल रीजनिंग का भाग होगा, केवल रीजनिंग। यानी जहां यहां जो भी नंबर लिखा जाएगा वो केवल रीजनिंग के लिए होगा। यहां जो भी नंबर लिखा जाएगा वो केवल अंग्रेजी के लिए होगा। यहां जो भी नंबर लिखा जाएगा वो केवल गणित के लिए होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर सर्कल और रीजनिंग की बात करें, सर्कल और रीजनिंग, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सर्कल और रीजनिंग दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन स्क्वायर के लिए नहीं है। तो ये वाला पार्ट अगर मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा जाएगा इस जगह पर, तो केवल रीजनिंग और केवल गणित को बताएगा, केवल रीजनिंग और गणित को बताएगा, केवल रीजनिंग और गणित को दर्शाएगा। वैसे अगर इन दोनों की बात करें, सर्कल और स्क्वायर की बात करें, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है जिसमें कि रेक्टेंगल नहीं आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये अंग्रेजी और गणित, केवल अंग्रेजी और गणित के लिए, यानी अंग्रेजी और गणित के लिए कॉमन है, लेकिन ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, रीजनिंग में नहीं आ रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सर्कल वाला पार्ट बाहर है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। अगर इतने की पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा ये रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए होगा, केवल रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए होगा, गणित से इसका कोई संबंध नहीं है। वैसे ही इसका ये वाला जो पार्ट देखा जाए, ये केवल गणित और केवल रीजनिंग के लिए होगा, दोनों के लिए। इसका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजी से कोई इसका संबंध नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा है कि केवल गणित, केवल गणित। तो केवल गणित वाला मैंने भाग बताया था, ये जिसमें कि रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं आएंगे, वो केवल गणित वाला पार्ट होगा। और ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, बीच वाला पार्ट, ये तीनों के लिए कॉमन है। अब इस पार्ट को देखिए, ये स्क्वायर में भी आ रहा है, ये सर्कल में भी आ रहा है और ये ट्रायंगल में भी आ रहा है। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तीनों के लिए कॉमन है, यानी गणित के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है और अंग्रेजी के लिए भी है। इतना आपको समझ है। आगे देखिए केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी की अगर बात करें तो उसके लिए नंबर दे रखा है 7, हमने लिखा 7। अब आगे लिखा है केवल रीजनिंग। केवल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए होगा नंबर 5, जो कि दे रखा है अभी। आगे लिखा है केवल गणित प्लस रीजनिंग, यानी कि गणित और रीजनिंग के कॉमन पार्ट की बात हो रही है। अभी मैंने बताया कि गणित और रीजनिंग का जो कॉमन पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, तो इसका नंबर दे रखा है आपको 9। आप लिखोगे यहाँ पर 9, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो रीजनिंग और गणित के लिए है, अंग्रेजी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको स्क्वायर कट नहीं कर रहा है। आगे देखा जाए, आगे लिखा हुआ है केवल रीजनिंग प्लस अंग्रेजी, यानी ऐसा पार्ट देखना है जिसमें रीजनिंग और अंग्रेजी कॉमन हो, रीजनिंग और अंग्रेजी कॉमन हो, गणित से इसका कोई
रिलेशन नहीं है। तो देखिए रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए मैंने अभी आपको बताया था ये वाला पार्ट, रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए है, गणित से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये सर्कल साइड में दे रखा है। तो इसके लिए दिखा रखा है कि केवल रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए भाग जो है वो कितना नंबर दे रखा है, उसको 12 नंबर दे रखा है। आगे देखा जाए केवल गणित व अंग्रेजी, अभी हमें रिलेशन बताना है गणित और अंग्रेजी के बीच में, रीजनिंग से इसका कोई मतलब या कोई संबंध नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है ये केवल अंग्रेजी और केवल गणित के लिए है, क्योंकि ट्रायंगल वाला जो पार्ट है वो इससे ऊपर है, यानी रीजनिंग वाला इससे भाग जो है वो बाहर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 नंबर जो हमें दे रखा है। ये 6 नंबर जो है वो केवल गणित और अंग्रेजी के लिए कॉमन पार्ट है। आगे लिखा हुआ है रीजनिंग प्लस गणित प्लस अंग्रेजी, यानी ऐसा हमें पार्ट इसमें ढूंढना है जो तीनों के लिए ही कॉमन हो, गणित के लिए, रीजनिंग के लिए और अंग्रेजी के लिए। तो ऐसा जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था। तो इसके लिए नंबर दे रखा है आपको 10। ये हमने टोटल डायग्राम को फिल किया। अब आगे हमें कुछ आंसर्स देने हैं। क्या इसने पूछा कि कुल गणित यानी कुल नंबर बताने हैं जो कि गणित के अंतर्गत आते हैं। अगर कुल नंबर की बात की जाए तो 8 नंबर तो ये है जो केवल गणित को शो करते हैं, 9 नंबर ये है जिसपे गणित भी आता है और रीजनिंग भी आता है। हाँ, जिसपे गणित आता है उसको हमें लेना है क्योंकि हमें गणित का पूछा है कि जिसमें भी गणित आता है, तो इस 9 को हम गणित में भी लेंगे। 10 की बात करें तो ये 10 तीनों के लिए कॉमन है, गणित के लिए भी है, अंग्रेजी के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी है। तो ये 10, इस 10 में अगर गणित भी शामिल है तो हम इसको लेंगे। 8 हो गया, 9 को भी हमने काउंट किया, टोटल हो गया 17, उसमें 10 ऐड करेंगे 27 और ये 6, क्योंकि ये भी पार्ट गणित के अंदर आ रहा है, यानी जो जो सर्कल के अंदर आएगा वो पार्ट गणित का ही होगा। इस सर्कल में कौन कौन आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो गणित के लिए टोटल नंबर हो जाएंगे, वो बन जाएंगे 33। तो अगर कुल गणित की बात की जाए तो नंबर हो जाएगा 33। आगे दे रखा है कुल रीजनिंग। अगर कुल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए यहाँ पर दे रखा है आपको ट्रायंगल, त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो रीजनिंग के लिए होंगे। तो इसकी बात करें तो 9 और आगे दे रखा है 5 14 और आगे यहाँ पर दे रखा है 12, 14 और 12 26 और यहाँ 10 दे रखा है 26 और 10 36। यानी रीजनिंग के लिए जो कुल नंबर है वो कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 36 दे रखे हैं। आगे बात की जाए कुल अंग्रेजी, तो कुल अंग्रेजी यानी स्क्वायर के अंदर जो भी नंबर आ रहा है, स्क्वायर के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो कुल अंग्रेजी के लिए होगा। स्क्वायर के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो कुल अंग्रेजी के लिए होगा। तो कौन कौन सा नंबर आ रहा है, सबसे पहले अगर केवल अंग्रेजी की बात करें तो उसमें 7 आ रहा है, इस 7 को लेंगे। ये 6 किसके लिए था, गणित और अंग्रेजी के लिए था, इसमें भी अंग्रेजी शामिल है तो इसको भी लेंगे। 10 किसके लिए था, तीनों के लिए कॉमन था, गणित के लिए, रीजनिंग के लिए और अंग्रेजी के लिए, क्योंकि अंग्रेजी इसमें शामिल है तो इसको भी लेंगे। 12 था रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए, क्योंकि इसमें अंग्रेजी शामिल है तो इस 12 को भी लेंगे। जब सभी को ऐड करेंगे 7 और 6 13, 23 और 12 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो अंग्रेजी के लिए जो कुल नंबर है वो कितना हो जाएगा, 35। तो फर्स्ट का जो आंसर है, कुल गणित की बात की जाए तो नंबर है 33, कुल रीजनिंग की बात की जाए तो नंबर है 36, कुल अंग्रेजी की बात की जाए तो नंबर है 35। दोबारा एक बार समझा रहा हूं कौन कौन सा पार्ट किसके लिए है। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था, सर्कल और ट्रायंगल का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है जिसके अंदर स्क्वायर नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए सर्कल और स्क्वायर की तो उसके लिए कॉमन वाला पार्ट ये है जिसके अंदर ट्रायंगल नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए ट्रायंगल और स्क्वायर की तो उसके अंतर्गत ये वाला पार्ट है जो कॉमन है, उसके अंदर सर्कल नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो 9 है वो नंबर किसके लिए, गणित और रीजनिंग कॉमन के लिए है। 6 नंबर किसके लिए है, 6 नंबर जो है वो गणित और अंग्रेजी कॉमन के लिए है। अगर बात की जाए 12 के लिए तो 12 जो है वो रीजनिंग और अंग्रेजी कॉमन के लिए है। और ये जो 10 है जो तीनों के लिए कॉमन है, यानी इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। ये जो 10 है वो तीनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब गणित के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है और अंग्रेजी के लिए भी है। तो इससे हमने आंसर दिया, इन सभी को जोड़कर जो सर्कल के अंतर्गत आ रहा है उसको ऐड किया, जो ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है वो रीजनिंग के लिए होगा 36, जो स्क्वायर के अंतर्गत आ रहा है उसको हमने अंग्रेजी में लिखा 35।
तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसको देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है। ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो भी आकृति ग्रामीणों के लिए है उसके अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो ग्रामीणों की कुल संख्या होगी। तो अगर इसकी बात करें, ग्रामीणों के लिए स्क्वायर बनाया हुआ है, इस स्क्वायर के अंतर्गत जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी संख्याएं आ रही है वो ग्रामीणों की कुल संख्या होगी। तो संख्याओं की अगर हम बात करें, ये 20 केवल ग्रामीणों की संख्या है, 9 जो है वो किसके लिए है, साक्षर और ग्रामीणों के लिए है, 12 किसके लिए है, 12 बेरोजगार और साक्षर के लिए है, क्योंकि स्क्वायर के अंतर्गत नहीं आ रहा तो 12 तो हम नहीं लेंगे। 4 की अगर हम बात करें तो 4 तीनों के लिए कॉमन है, साक्षर, बेरोजगार और ग्रामीणों के लिए। 10 की अगर हम बात करें तो बेरोजगार और ग्रामीणों के लिए, 15 केवल बेरोजगार के लिए, 8 केवल साक्षर के लिए, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा हुआ था। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें बताना है कुल ग्रामीणों की संख्या। तो कुल में मैंने बताया स्क्वायर के अंतर्गत जो भी नंबर आएंगे हम सभी नंबर्स को जोड़ देंगे। तो 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 9 को जोड़ेंगे, 39 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43। नंबर टोटल है 43। 43 वो संख्या है जो ग्रामीणों की कुल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, कुल साक्षर शहरी बेरोजगारों की संख्या। कुल साक्षर शहरी बेरोजगारों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए शहरी लिखा हुआ है और हमें जो डायग्राम है उसमें दे रखा है ग्रामीण। तो ग्रामीण को हम नहीं लेंगे क्योंकि बात यहाँ पर शहरी बेरोजगारों की हो रही है। साक्षर होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण नहीं होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। शहरी हमारे पास नहीं है तो हम ग्रामीण वाले इस स्क्वायर के अंतर्गत जो भी नंबर आएंगे उनको नहीं लेंगे। अब हमें देखना है कि साक्षर और बेरोजगारों के लिए कॉमन क्या है। अगर साक्षर और बेरोजगारों की बात करें तो उसके लिए 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं, 12 और 4। ध्यान से देखिए 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं साक्षर और बेरोजगारों के लिए, यानी सर्कल और इस ट्राइंगल के अंतर्गत 2 नंबर आ रहे हैं जो दोनों के लिए कॉमन है। वो कौन कौन से हैं, 12 और 4। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है साक्षर शहरी बेरोजगारों की संख्या। यहाँ पर शहरी की बात की जा रही है तो हम ग्रामीण, क्योंकि 4 जो है वो ग्रामीण के अंतर्गत आ रहा है तो इस 4 को हम नहीं लेंगे। तो संख्या सिर्फ एक ही बचेगी हमारे पास, जो साक्षर भी होगी और बेरोजगार भी होगी और शहरी भी होगी, क्योंकि ग्रामीण हमें नहीं लेना है, हमें शहरी की बात की गई है, साक्षर शहरी बेरोजगारों की संख्या। तो 12 ऐसी संख्या है जो साक्षर भी है, शहरी भी और बेरोजगार भी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत लिखा है कि निरक्षर और बेरोजगार ग्रामीणों की संख्या। ऐसे बेरोजगार ग्रामीण जो निरक्षर हो। यहाँ पर देखिए हमें जो सर्कल दे रखा है वो साक्षर के लिए है, यानी जो भी सर्कल के अंदर नंबर आ रहे हैं उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सभी नंबर साक्षर के लिए है। हमें क्वेश्चन में बोला है निरक्षर के लिए, तो जो भी सर्कल के अंतर्गत नंबर आ रहे हैं उनको हम नहीं लेंगे। तो याद देखिए आगे बोला है बेरोजगार ग्रामीण, बेरोजगार भी होना चाहिए और ग्रामीण भी होना चाहिए। तो ऐसा कॉमन नंबर जो है वो 4 और 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 और 10 है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है निरक्षर, क्योंकि 4 जो है वो इस साक्षर के अंतर्गत भी आ रहा है। 4 जो है वो सभी के लिए कॉमन है, बेरोजगार के लिए भी है, ग्रामीण के लिए भी है और साक्षर के लिए भी है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया निरक्षर, तो साक्षर यानी कि सर्कल के अंदर जो भी नंबर आएगा हम उसको नहीं लेंगे। ये 4 जो है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी साक्षर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें क्वेश्चन में निरक्षर बताना है, तो इस 4 को हम नहीं लेंगे। नंबर सिर्फ रहेगा 10 जो कि ग्रामीण और बेरोजगार के लिए कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 10। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि साक्षर ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है। साक्षर ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, साक्षर भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए। तो तीनों के लिए कॉमन संख्या क्या है, तीनों के लिए कॉमन संख्या है ये 4। ये 4 इस सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है, ये 4 इस ट्राइंगल के अंतर्गत भी आ रहा है और ये 4 स्क्वायर के अंतर्गत भी आ रहा है। यानी 4 ऐसी संख्या है जो तीनों के लिए ही कॉमन है, साक्षर के लिए, बेरोजगार के लिए और ग्रामीण के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4।
4 ऐसी संख्या है जो साक्षर ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे अगर देखा जाए 5वां हमें बता रखा है साक्षर ग्रामीणों की कुल संख्या। हमसे पूछा है साक्षर ग्रामीणों की कुल संख्या। साक्षर भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, कुल संख्या पूछी गई है। तो देखिए साक्षर और ग्रामीण यानी सर्कल और स्क्वायर के कॉमन नंबर कौन कौन से है। अगर इन दोनों के कॉमन नंबर की बात करें जो स्क्वायर में भी आता हो, जो सर्कल में भी आता हो, जो स्क्वायर में भी आता हो, तो ऐसा कॉमन नंबर है एक तो 4, दूसरा दे रखा है 9। 4 और 9 टोटल हुआ 13। अब यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर जो है वो बेरोजगार के लिए भी आ रहा है, लेकिन हमसे यहाँ पर कोई शर्त नहीं रखी कि बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो हम इस 4 को भी लेंगे। जब हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि बेरोजगार, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कहा होता कि बेरोजगार नहीं होना चाहिए, साक्षर ग्रामीणों की कुल संख्या जो बेरोजगार नहीं है, तो हम इस 4 को नहीं लेते क्योंकि 4 बेरोजगार के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, हमसे सिर्फ यही कहा है कि साक्षर ग्रामीणों की कुल संख्या यानी 4 जो है वो बेरोजगार के लिए भी और साक्षर के लिए भी है, 9 बेरोजगार के लिए भी और साक्षर के लिए भी है। इसमें बेरोजगार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 9 जो है वो साक्षर के लिए भी और ग्रामीण के लिए भी है, तो 4 और 9 टोटल नंबर हो जाएगा 13। 13 ऐसी संख्या है जो साक्षर ग्रामीणों की कुल संख्या को रिप्रेजेंट करती है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन लिखा है कि साक्षर ग्रामीणों की कुल संख्या जो बेरोजगार नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है साक्षर ग्रामीणों की कुल संख्या जो बेरोजगार नहीं है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि साक्षर और ग्रामीण के बीच कौन कौन से कॉमन नंबर आ रहे हैं। तो साक्षर यानी सर्कल और स्क्वायर के कॉमन नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये कॉमन पार्ट है। इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, नंबर आ रहा है 4 और 9। 4 और 9 दो नंबर आ रहे हैं जिसका हमने पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया था 13। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो बेरोजगार नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर 4 है वो बेरोजगार के अंदर आ रहा है, यानी इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तो 4 जो है वो बेरोजगार के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, तो हमारे लिए नंबर सिर्फ रहेगा 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे देखें लास्ट 7th पॉइंट में हमसे कहा है कि अनपढ़ ग्रामीण जिनके पास रोजगार है, अनपढ़ होना चाहिए यानी वो निरक्षर होगा, निरक्षर की बात की जा रही है, यानी इस सर्कल के अंदर जो भी नंबर आएंगे उसको हम नहीं लेंगे। आगे बोला है ग्रामीण, तो ग्रामीण होना चाहिए यानी स्क्वायर के अंदर जो नंबर आएंगे उसको लेना है। जिनके पास रोजगार है, जिनके पास रोजगार है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम अनपढ़ की बात करें, निरक्षर की बात करें, तो जो सर्कल के अंदर नंबर आएंगे उसको हम नहीं लेंगे, सर्कल के अंदर जो नंबर आएंगे उसको हम नहीं लेंगे। अब नंबर हमारे पास कॉमन की अगर हम बात करें, ग्रामीण की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण के लिए या तो नंबर आएगा 10 जो स्क्वायर के अंदर आ रहा है, या फिर आएगा 20। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है जिनके पास रोजगार है। अब देखो जो बेरोजगार होगा उसके पास तो रोजगार होगा नहीं, जो बेरोजगार होगा उसके पास तो रोजगार होगा नहीं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा उसके पास रोजगार होना चाहिए, यानी जो बेरोजगार के अंदर आ रहा है उसको हम रोजगार के अंदर नहीं रख सकते। तो ये जो 10 संख्या है ये बेरोजगार यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में रोजगार के लिए बोला है, बेरोजगार के लिए नहीं बोला। अगर वो बेरोजगार के लिए बोलता तो हम इस 10 को ले लेते, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है जिनके पास रोजगार है यानी वो रोजगार की बात कर रहा है, तो बेरोजगार जो नंबर जो है वो बेरोजगार के लिए इसको हम नहीं लेंगे। तो नंबर सिर्फ एक बचता है, कौन सा, 20, जो कि अनपढ़ ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20। 20 ऐसी संख्या है जो अनपढ़ ग्रामीण जिनके पास रोजगार है को रिप्रेजेंट करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसके अंदर जो सर्कल दिखाई दे रखा है आपको, वृत्त जो दिखाई दे रहा है वो ग्रामीण आबादी के लिए है। वैसे ही जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है वो लड़के के लिए है। वैसे ही ट्रायंगल के लिए बच्चे, और इसके लिए आपको दे रखा है स्कूल जाने वाले लड़के, जो इसके अंतर्गत नंबर आ रहे हैं 4, 7 और 5। एक आयत दे रखा है। अब यहाँ देखिए गांव के लड़के जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उन्हें किस संख्या से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें वो नंबर्स ही बताने हैं, उनका ऐड करके नहीं बताना।
वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिसके थ्रू हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो गांव के लड़के जो स्कूल नहीं जा रहे। सबसे पहले तो ये देखिए, जो स्कूल नहीं जा रहे इसका मतलब इस आयत के अंदर वो नहीं आएंगे नंबर, क्योंकि इस आयत के अंदर वही नंबर है जो स्कूल जाने वाले। तो स्कूल जाने वाले आयत के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है स्कूल नहीं जाने वाले, तो जो भी नंबर इस आयत के अंदर है उसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद इसने बोला है कि गांव के लड़के होने चाहिए, ग्रामीण आबादी यानी गांव में रहने वाले, ग्रामीण भी होना चाहिए और लड़के भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कौन कौन से कॉमन नंबर है जो इस स्क्वायर में भी आते हैं और इस सर्कल में भी आते हैं, इस वृत्त में भी आते हैं और इस वर्ग में भी आते हैं। तो वैसे ही कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2 और 8। कौन कौन सा कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों के बीच में? 2 और 8। वैसे ये कॉमन नंबर 3 और 5 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ हमसे ये नहीं कहा है कि स्कूल जाने वाले, यहाँ हमसे ये कहा है स्कूल नहीं जाने वाले। 3 और 5 जो है वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, यानी इस आयत के अंदर जो भी नंबर आएंगे उसको हम नहीं ले सकते। तो हमारे लिए सिर्फ 2 ही नंबर बचते हैं, 2 और 8, जिसके द्वारा हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गांव के लड़के जो स्कूल नहीं जाते हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिसके द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसी संख्याएं होंगी 2 और 8। आगे सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें हमसे बोला गया है कि संख्या 4 से क्या दर्शाया गया है? संख्या 4 किसके लिए? तो यहाँ पर देखिए संख्या 4 की अगर हम बात करें तो ये जो संख्या 4 है वो किस किस के अंदर आ रही है? इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, यानी बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस स्क्वायर के अंदर आ रही है, यानी कि ये लड़कों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कूल जाने वाले इस आयत के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्रामीण तो नहीं है। अगर ग्रामीण नहीं है तो बच्चे, हमें 4 संख्या को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस तरीके से इसको या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्कूल जाने वाले के अंतर्गत आ रहा है 4, तो स्कूल जाने वाले बच्चे या लड़के की बात है, हम लिखेंगे स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, यानी इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है ये 4, इसके अंदर भी आ रहा है, जो गांव से नहीं है या ग्रामीण आबादी के नहीं है, जो गांव से नहीं है, या हम कह सकते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे या स्कूल जाने वाले लड़के जो गांव से नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो शहर से है। स्कूल जाने वाले बच्चे या लड़के जो शहर से है, वो संख्या रिप्रेजेंट कर रही है 4। तो जो संख्या 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्कूल जाने वाले बच्चे जो गांव से नहीं है, यानी कि शहरी आबादी के हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं, गांव से स्कूल जाने वाले लड़कों को किस नंबर से दर्शाया जाता है? गांव से यानी कि ग्रामीण आबादी के अंतर्गत भी आना चाहिए, सर्कल के अंदर भी आना चाहिए, स्कूल जाने वाले इस आयत के अंदर भी आना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, ऐसे कौन से कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस सर्कल के अंदर भी आए, इस सर्कल के अंदर भी आना चाहिए और इस रेक्टेंगल के अंदर भी आना चाहिए? तो ऐसे जो कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो कॉमन नंबर है 3 और 5। अब देखिए 2 और 8 ऐसे नंबर है जो इस सर्कल के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन इस आयत के अंदर नहीं आ रहे, इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो 2 और 8 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है स्कूल जाने वाले। स्कूल जाने वाले 2 और 8 नहीं है, और स्कूल जाने वाले ये 3 और 5 है जो इस सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, यानी ग्रामीण भी है। तो 3 और 5 ऐसे 2 नंबर है जिनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गांव से स्कूल जाने वाले लड़कों को। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 5। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखा है, कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी निवासी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो सर्कल दे रखा है आपको वो शहरी के लिए है, स्क्वायर जो दे रखा है वो सिविल सेवक के लिए, रेक्टेंगल आयत दे रखा है वो पुरुष के लिए है, और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दे रखा है आपको शिक्षित के लिए। तो क्वेश्चन में बोला है शिक्षित होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए,
शहरी निवासी नहीं होना चाहिए। शहरी निवासी नहीं होने के लिए बोला है, इसका मतलब जो भी इस सर्कल के अंदर आएगा नंबर उसको हम नहीं लेंगे। अब देखिए शिक्षित पुरुष, शिक्षित और पुरुष के बीच कौन सा कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहा है? शिक्षित और पुरुष की अगर बात की जाए तो ये 4 नंबर है जो शिक्षित और पुरुष दोनों के लिए कॉमन है। ये 11 नंबर भी ऐसा है जो शिक्षित और पुरुष दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला है कि वो शहरी निवासी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो नंबर आपका 4 है वो इस सर्कल के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये जो 4 नंबर है वो शहरी के लिए भी है, तो हम इस 4 नंबर को नहीं ले सकते क्योंकि वो शहरी के लिए है और हमसे बोला है क्वेश्चन में शहरी निवासी नहीं होना चाहिए, यानी इस 4 नंबर को हम नहीं लेंगे। तो हमारे लिए एक ही नंबर बचता है वो है 11, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11। यानी 11 ऐसा नंबर है जो शिक्षित पुरुष को रिप्रेजेंट करता है जो शहरी निवासी नहीं है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, कौन न तो सिविल सेवक यानी सिविल सेवक नहीं होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर के अंतर्गत वो नंबर हमें नहीं लेना है जो इस स्क्वायर के अंतर्गत आता हो। न शिक्षित होना चाहिए, यानी वो भी नंबर नहीं लेना है जो इस त्रिभुज के अंदर आता हो। परंतु शहरी है और पुरुष नहीं है। न तो सिविल सेवक है यानी इस स्क्वायर के अंदर भी नहीं आता है, न शिक्षित है इस ट्रायंगल के अंदर भी नहीं आता है, परंतु शहरी है। अब देखिए शहरी की बात की जाए तो इस सर्कल के अंदर जो भी नंबर है वो शहरी है, पुरुष नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पुरुष नहीं है यानी इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो हम नहीं लेंगे, इसके अंदर जो भी नंबर आएंगे वो हम नहीं लेंगे। तो आयत के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 8, 9, 12, 6, 13, 4, 11 और 14। इन नंबर को हम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। वैसे ही न तो सिविल सेवक हो यानी कि 10, 6, 13 और 7 को भी नहीं ले सकते हम, क्वेश्चन में बोला गया है। न ही शिक्षित होना चाहिए यानी 4, 11 और 5 इनको भी हम नहीं ले सकते। तो एक ही नंबर बचता है जो शहरी को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर है 3। यानी 3 ऐसा नंबर है, 3 अकेला ऐसा नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है जो न तो सिविल सेवक हो न शिक्षित हो परंतु शहरी है और पुरुष नहीं है, तो 3 उसको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सी महिला शहरी निवासी और सिविल सेवक भी है? अगर हम महिला की बात करें तो इस पुरुष वाले यानी इस आयत को हम नहीं लेंगे, आयत के अंदर जो भी नंबर होगा उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि आयत के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो पुरुष के लिए और हमसे क्वेश्चन में बोला है महिला के लिए, तो इस आयत के अंदर जो भी नंबर आएगा उसको हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन में बोला है शहरी निवासी और सिविल सेवक, शहरी होना चाहिए और सिविल सेवक भी होना चाहिए। अब देखिए अगर शहरी की बात करें तो 12 और 6 और 13 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो पुरुष में भी आ रहे हैं, यानी पुरुष वाले इस आयत में भी आ रहे हैं, तो इसको तो हम ले नहीं सकते। हमारे पास नंबर बचते हैं 3, 10 और 7। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि शहरी निवासी और सिविल सेवक, शहरी भी होना चाहिए और सिविल सेवक भी होना चाहिए। अगर बात करें हम 7 की तो 7 एक ऐसा नंबर है जो सिविल सेवक है लेकिन शहरी नहीं है क्योंकि ये सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें 10 की तो 10 देखिए 3 की अगर हम बात करें तो 3 एक ऐसा नंबर है जो शहरी तो है लेकिन सिविल सेवक नहीं है और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि महिला होनी चाहिए, शहरी निवासी और सिविल सेवक भी होना चाहिए, तो 10 ही वो नंबर बचता है जो दोनों के लिए कॉमन है और पुरुष के अंदर नहीं आ रहा है। ऐसा नंबर इस आयत के अंदर नहीं आ रहा है, जो 10 नंबर है वो इस आयत के अंदर भी नहीं आ रहा है, शहरी में भी आ रहा है यानी सर्कल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है क्योंकि ये सिविल सेवक के लिए बोला गया। तो ये 10 नंबर ऐसा है जिससे हम किसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है महिला को, शहरी निवासी और सिविल सेवक को। अगला फोर्थ क्वेश्चन पूछा है हमसे कि कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? शिक्षित भी होना चाहिए यानी इस त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, वो नंबर लेना है जो इस त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। पुरुष भी होना चाहिए यानी इस रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर भी होना चाहिए। शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ। अब यहां पर देखिए 4 और 11 और 5 ये 3 नंबर शिक्षित में आ रहे हैं और 4 और 11 ऐसे 2 नंबर हैं जो पुरुष को भी दर्शा रहे हैं।
लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है वो शहरी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर 11 की, तो ये जो 11 नंबर है ये इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, यानी ये शहरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो एक ही नंबर बचता है जो शिक्षित पुरुष और शहरी को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर है 4। यानी 4 ऐसा नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ उसको रिप्रेजेंट करता है नंबर 4। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो कौन अशिक्षित और साथ ही शहरी पुरुष है? कौन अशिक्षित यानी शिक्षित नहीं होगा, इस त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा, शिक्षित नहीं है वो, त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा। शहरी पुरुष शहरी होना चाहिए, यानी इस सर्कल के अंदर वो नंबर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम 4 और 11 को नहीं ले सकते और न ही 5 को ले सकते, क्योंकि ये सभी शिक्षित है। तो बाकी जो नंबर बच रहे हैं शहरी के लिए वो है 3, 10, 6 और 12। शहरी पुरुष होना चाहिए, तो ये पुरुष की अगर हम बात करें तो ये नंबर है 12, 6। ये दो ही ऐसे नंबर है जो पुरुष के लिए भी है और शहरी के लिए भी है, क्योंकि 13 जो है वो शहरी के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुष के लिए आ रहा है, सिविल सेवक के लिए आ रहा है। क्वेश्चन है कि कौन अशिक्षित और साथ ही शहरी पुरुष है परंतु सिविल सेवक नहीं है? सिविल सेवक नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको दो ही नंबर बताए हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शहरी और पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर 6 को देखिए आप, नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जो सिविल सेवक को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि सिविल सेवक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इस 6 को नहीं ले सकते, हमारे लिए नंबर 1 ही बचता है और वो नंबर है 12, यानी इसका राइट आंसर होगा 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि कौन केवल सिविल सेवक है, केवल सिविल सेवक है परंतु पुरुष नहीं है, न कि शहर उन्मुख और अशिक्षित है। शिक्षित भी नहीं होना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है जो शिक्षित भी नहीं होना चाहिए और शिक्षित भी नहीं होना चाहिए, केवल सिविल सेवक होना चाहिए। केवल अगर सिविल सेवक की बात करें तो 7 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ सिविल सेवक के लिए है। 7 न तो इस सर्कल के अंदर आ रहा है, 7 न इस आयत के अंदर आ रहा है, और 7 जो नंबर और न इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन है कि कौन केवल सिविल सेवक है परंतु पुरुष नहीं है? तो 7 पुरुष के अंतर्गत भी नहीं आ रहा है, पुरुष नहीं है। न ही शहर उन्मुख है, यानी सर्कल के अंदर भी नहीं आ रहा है, और अशिक्षित है, शिक्षित के अंदर भी नहीं आ रहा है, अशिक्षित है। तो 7 ऐसा नंबर है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा पुरुष शहर उन्मुख है, यानी पुरुष भी होना चाहिए और इस शहरी की भी बात हो रही है, पुरुष की और शहरी दोनों की बात हो रही है, यानी कि आयत के अंदर भी होना चाहिए वो नंबर और इस सर्कल के अंदर भी होना चाहिए। आयत और सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर आ गए? नंबर आ रहा है 12, 6 और 4। ये 3 नंबर है जो इस आयत में भी आ रहे हैं और इस सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, यानी दोनों के लिए कॉमन है। शहर उन्मुख है और साथ ही सिविल सेवक है, और वो सिविल सेवक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर जो 12 और 4 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, 12 और 4 शहरी भी है और पुरुष भी है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि सिविल सेवक भी होना चाहिए, सिविल सेवक भी होना चाहिए। तो सिविल सेवक सिर्फ 6 ऐसा नंबर है जो सिविल सेवक भी है, शहरी भी है और पुरुष भी है, और साथ ही क्वेश्चन में बोला है अशिक्षित होना चाहिए, यानी शिक्षित के अंदर नहीं आना चाहिए। तो 6 ही वो ऐसा नंबर है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सिविल सेवक पुरुष है? सिविल सेवक भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 ऐसा नंबर है जो सिविल सेवक भी है, यानी इसके स्क्वायर के अंतर्गत भी आ रहा है और इस रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर भी आ रहा है। तो 6 ऐसा वो नंबर है। और अगर बात करें 13 की, 6 और 13 दो ऐसे नंबर है जो सिविल सेवक भी है और पुरुष भी है। आगे बोला है जो न तो शिक्षित न शहरी क्षेत्र से संबंधित है, यानी न तो शिक्षित होने चाहिए, यानी इस ट्रायंगल के अंदर वो नंबर नहीं आना चाहिए। तो ट्रायंगल के अंदर तो वैसे भी नहीं आ रहा है 6 और 13, ये तो बाहर ही है। क्वेश्चन में बोला है कि शहरी भी नहीं होना चाहिए, शहरी भी नहीं होना चाहिए। तो बात करें नंबर 6 की, ये जो 6 नंबर है ये शहरी के अंदर आ रहा है, यानी इस सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी इस 6 को हम नहीं ले सकते। तो सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास बचता है और वो नंबर है 13। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर थे जो मैंने आपको अभी करवाए। ये था आपका, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आइए देखते हैं।
पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं इनके बीच में, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उनके अंदर आपको या तो लेटर्स दे दिए जाए या फिर आपको कुछ सिंबल्स दे दिए जाए। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें कुछ लेटर्स दे रखे हैं आपको इंग्लिश के, उन लेटर्स को देखकर आपको आंसर देना है। और आपको यहाँ पर 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। पहला सर्कल जो है वो महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्कल वकील को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा सर्कल पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चौथे सर्कल की बात की जाए जो कि चिकित्सक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इस डायग्राम को समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो के दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 डायग्राम का कॉमन है जो चिकित्सक और पुरुष के लिए है, यानी के ऐसा लेटर है जो चिकित्सक और पुरुष के लिए कॉमन है। अगर बीसी की बात की जाए तो बीसी ये ऐसे लेटर्स हैं जो केवल पुरुष को दर्शाते हैं। जे की बात की जाए तो जे वकील और पुरुष के लिए कॉमन है। एफ की बात की जाए तो एफ महिला और वकील के लिए कॉमन है। अगर डी और जी की बात की जाए तो ये दोनों लेटर्स जो है वो चिकित्सक और महिला के लिए, इनके लिए कॉमन है। और एच और ए की बात की जाए, एच ए केवल महिला को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर महिला वकील को दर्शाता है, कौन सा अक्षर महिला वकील को दर्शाता है, यानी हमें ऐसा लेटर ढूंढना है जो महिला और वकील दोनों में ही कॉमन हो। तो यहाँ पर लेटर देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो सर्कल है वो वकील के लिए और इधर वाला सर्कल जो है वो महिला के लिए। इन दोनों के बीच जो लेटर आ रहा है जो दोनों के लिए कॉमन है वो ये वाला पार्ट है, और इसके बीच में हमें लेटर दे रखा है एफ, लेटर दे रखा है हमें एफ, यानी यही एफ जो लेटर है वो महिला और वकील को दर्शाता है। तो हमारा पहला जो आंसर है वो एफ आ जाएगा। सेकंड देखें, सेकंड में बोला गया कि कौन सा अक्षर पुरुष चिकित्सक को दर्शाता है। कौन सा अक्षर पुरुष भी होना चाहिए और चिकित्सक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल दोनों के जो कॉमन नंबर है, सॉरी कॉमन लेटर है उसको देखना है। इन दोनों के लिए जो कॉमन पार्ट है वो इसके, जहां पर के लिखा हुआ है वो पार्ट इन दोनों के लिए है, यानी इन दोनों के लिए कॉमन है। जो चिकित्सक को भी दर्शाता है और पुरुष को भी दर्शाता है, दोनों के लिए कॉमन है। तो वो लेटर है के। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा के। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लिखा है कि कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो वकील और चिकित्सक नहीं है। महिला होनी चाहिए लेकिन वो वकील वाले सर्कल और चिकित्सक वाले सर्कल के अंदर वो लेटर्स नहीं आने चाहिए। तो ऐसा 2 ही लेटर है एच और ए जो वकील और चिकित्सक वाले सर्कल के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच और ए। 2 ऐसे लेटर्स हैं एच और ए जो केवल और केवल महिला को दर्शाते हैं, महिला को रिप्रेजेंट करते हैं। वकील, चिकित्सक, इनमें वो लेटर कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा अक्षर उन पुरुषों को दर्शाता है जो चिकित्सक और वकील नहीं है। अब बात की जा रही है पुरुषों की, और शर्त हमें रखी है हमारे सामने कि चिकित्सक और वकील नहीं होने चाहिए, पुरुष तो होने चाहिए, चिकित्सक और वकील नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हम के और जे नंबर को देखें तो जे नंबर है वो वकील के अंतर्गत आता है, यानी ये वकील को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया वकील और चिकित्सक नहीं होना चाहिए। अगर हम के लेटर की बात करें तो इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये चिकित्सक के अंतर्गत आता है। तो पुरुष में सिर्फ 2 ही लेटर बचते हैं, बी और सी। 2 ही लेटर बी और सी बचते हैं जिसको हम पुरुष के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी और सी। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर महिला चिकित्सक को दर्शाता है, यानी हमें देखना है कि वह कौन सा लेटर है जो महिला और चिकित्सक दोनों के लिए ही कॉमन है। तो यहाँ पर देखा जाए चिकित्सक वाला ये वाला सर्कल दे रखा है जिसके अंतर्गत के, डी और जे आ रहे हैं, लेकिन महिला के लिए अगर देखा जाए तो ये कई महिला के अंतर्गत नहीं आता, इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही लेटर्स बचते हैं, डी और जी। डी और जी 2 ही ऐसे लेटर हैं जो महिला वाले सर्कल में भी आते हैं और चिकित्सक वाले सर्कल में भी आते हैं। इसका मतलब महिला और चिकित्सक के लिए ये दोनों कॉमन है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था महिला चिकित्सक, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी और जी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी और जी। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चन किए जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ा, उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। उसके बाद में हमने टाइप 2 पढ़ा जिसमें वेन डायग्राम, उसमें हमने पढ़ा कि सर्कल हो, स्क्वायर हो, ये सभी आकृतियां जो होती है वो एक दूसरे के अंदर मिश्रित होती हैं और इनमें कुछ लेटर्स भी दिए हो सकते हैं, इसमें कुछ नंबर्स भी दिए हो सकते हैं जिसको लेकर हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है और हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक व